डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 12। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है नीट 2017 का। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, one of them is minus E and other is E plus delta E. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d, जो कि दिया गया है much greater than atomic size, apart is zero. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेट वैल्यू जो है जीरो है। मतलब दे फोर्स हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे। तो हमें पता करना है डेल्टा ई इज ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का है डेल्टा ई की वैल्यू। तो जैसा कि हमें मालूम है कि टू हाइड्रोजन एटम पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा, नेट चार्ज, और क्यों होगा, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो ई होगा, माइनस ई के इक्वल होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। और एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, उस पर चार्ज इतना होगा। तो नेट चार्ज कितना होगा हाइड्रोजन एटम पे? नेट चार्ज जो है हाइड्रोजन एटम पर कितना नेट चार्ज होगा? माइनस ई प्लस डेल्टा ई। हाइड्रोजन पर के जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उस पर का चार्ज और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका चार्ज ऐड कर दिया, तो ई से ई कट गया। इस तरह से नेट चार्ज डेल्टा ई के इक्वल हो गया। तो हाइड्रोजन के एटम पर नेट चार्ज डेल्टा ई हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा टू हाइड्रोजन एटम के बीच में, वो ड्यू टू दिस नेट चार्ज लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास लगता है, वो हमें मालूम है। दोनों को हमें इक्वल कर देना है और डेल्टा ई का ऑर्डर पता कर लेना है। तो पहले तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू पता करते हैं कूलम्स लॉ से। तो एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू ये है, Q2 की वैल्यू भी यही है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम पे डेल्टा ई चार्ज प्रेजेंट है नेट, और उसी तरह से दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है उस पर भी इतना ही चार्ज प्रेजेंट है। तो Q1 और Q2 की वैल्यू डेल्टा ई है। तो डेल्टा ई का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डी स्क्वायर। इतना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो लगेगा ड्यू टू मास, तो जी इंटू m1 m2। तो मास तो दोनों सेम ही होंगे, तो mh का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डी स्क्वायर। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे, तभी नेट फोर्स जीरो आ रहा है। तो एफ ई इज इक्वल टू एफ जी कर लेते हैं। तो के डेल्टा ई होल स्क्वायर इज इक्वल अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एच होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। देखिए डी स्क्वायर कट गया। अब हमें डेल्टा ई का जो है ऑर्डर पता करना, मतलब पावर पता करनी है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट जी एम एच होल स्क्वायर अपॉन के। अब इस फार्मूले से हम आसानी से ऑर्डर ऑफ डेल्टा ई पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या वैल्यू आती है ऑर्डर की, कि डेल्टा ई आ रहा है। तो जी की वैल्यू हमें मालूम है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन ही है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन के की वैल्यू होती 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये अंडर रूट है। अब देखा जाए तो हम यदि इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये देखिए 9 से अप्रॉक्सीमेटली कट कर लीजिए, तो ये हो जाता है नियर अबाउट 0.74, और ये जो है वैल्यू डबल हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अंडर रूट देखिए क्या आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी। तो 0.74 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर
देखिए 11 माइनस का इधर से आ रहा है और 54 ये हो जाएगा, माइनस का 54 ये हुआ और नीचे से 9 ऊपर जाकर के निगेटिव हो जाएगा, -9, इतनी पावर आ गई। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आता है अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 2 पॉइंट समथिंग, गेस भी लगा सकते हैं भाई। इसको हम 17 मान लेते हैं, 1.7 लेते हैं, तो ये 17 इंटू 17 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.89 और 2.89 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब जो है 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और पावर यहाँ पर कितनी आ रही है ये देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगी 10 की पावर माइनस ये 20 हो गया, 74 हो गया, अंडर रूट ये होगा, है ना भाई, ये है अंडर रूट के नीचे, ये इतना अंडर रूट हुआ और ये हमारा अंडर रूट आ गया। तो इस तरह से जब अंडर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो है, देखिए 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो इसका जो पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इधर जो नंबर आ रहा है उसका पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो हमें केवल इसी का स्क्वायर रूट निकाल लेना है, जो कि वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 10 टू द पावर माइनस, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 37 कूलम, ये ऑर्डर आ जाएगा। पूरा हमें वैल्यू नहीं निकालनी, केवल ऑर्डर यानी पावर निकालना है उसका कि 10 की पावर कितनी आएगी, तो 10 की पावर माइनस 37 आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एम्स 2018 का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेज ईच 0.05 microcoulomb separated by 30 mm. The dipole is placed in uniform external electric field of 10 to the power 6 Newton per coulomb. The maximum torque exerted by the field on the dipole. हमें यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क पता करना है। जो डेटा गिवन है उसमें हमें मालूम है कि चार्ज की वैल्यू क्या है, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू दिया गया 0.05 माइक्रो कूलम। इसको कूलम में चेंज कर लीजिए तो 0.05 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो गया। ये सेपरेशन दिया गया है, जो चार्जेस हैं डाइपोल के उनका सेपरेशन दिया गया है, यानी 2a समझो दिया गया है, वो है 30 मिलीमीटर, यानी 30 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, E इक्वल टू दिया गया है 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। और मैक्सिमम टॉर्क पता करना है। देखिए मैक्सिमम टॉर्क तब लगता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो। तो टॉर्क का फार्मूला जो होता है PE साइन थीटा है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू E। P क्या है, डाइपोल मोमेंट है ना। तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, वो होता है Q इंटू 2a से, और E है Q की वैल्यू हमें मालूम है, वैल्यू रख दीजिए 0.05 इंटू 10 टू द पावर -6। 2a की वैल्यू भी दी गई है 30 इंटू 10 टू द पावर -3, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 10 टू द पावर 6। बस सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा। देखिए ये पावर -6 है, ये प्लस की 6 है, तो ये कट गई पावर, है ना। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से 0.05 को, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। सीधा सा आंसर आ गया। और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मैंने पहले ही उसको रेड मार्क कर रखा है। अब जैसे ही हम ओपन करते हैं क्वेश्चन, आप पहले ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए और ट्राई करिए, देखिए कि उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एम्स 2018 का है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same. A proton is allowed to fall from the rest in it through a same vertical distance h. Time of fall of electron in comparison to the time of fall of proton. यानी टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन में हमें कंपेयर करना है।
जैसे कि ऑप्शन से पता लग रहा है। तो देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, पहले सिचुएशन समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में है ये, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है, और ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बताया गया है कि h डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो h डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम जो लगेगा उसको हमें प्रोटॉन के केस में से के साथ कंपेयर करना है। बस क्या किया गया है, दोबारा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया, अब डाउनवर्ड कर दिया गया है, क्योंकि प्रोटॉन का जो फॉल होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो प्रोटॉन जो है यहां से गिरना शुरू हुआ मान लिया, और वो भी h हाइट तक गिरेगा। रेस्ट से दोनों नीचे गिर रहे हैं, हमें हाइट सेम दी गई है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम दिया गया है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स, चार्ज तो सेम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। तो इस तरह से फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पर Fe इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना फोर्स लगेगा। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन में कितना प्रोड्यूस होगा, फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से प्रोटॉन पर भी फोर्स तो इतना ही रहेगा, F इक्वल टू हो जाएगा E इंटू ई, और एक्सेलरेशन प्रोटॉन में जो होगा फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमें एक्सेलरेशन पता लग गया है। टाइम में हमें रेशियो पता कर लेंगे। इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि S दिया हुआ है, u जीरो है दोनों के केस में, तो ये हमें टर्म पता लग जाएगा। तो इक्वेशन हमने लगाई S इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। तो ये h हो जाएगा दोनों केसेस में, ये जीरो हो जाएगा, u जीरो है, हाफ a अलग अलग होंगे। पहले हम फार्मूला बना लेते हैं। तो ये देखिए t की वैल्यू क्या होगी, t इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन a। ये जनरल फार्मूला हो गया, 2 इधर चला गया और a नीचे आ गया। अब इसी फार्मूले का यूज करेंगे दोनों केसेस में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में, ठीक है। और टाइम में रेशियो देखते हैं क्या आ जाएगा। तो टी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं। टी ई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन a ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो है ई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा m। ये हो गया टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू फॉल हाइट h। अब इसी फार्मूले के बेस पर हम प्रोटॉन का भी लिख सकते हैं। टी पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन e इंटू एम, यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो देखिएगा टी ई अपॉन टी एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2h एम ई अपॉन e इंटू ई, डिवाइड करेंगे इससे, तो e इंटू ई अपॉन 2h एम पी। तो देखिए बहुत कुछ कैंसिल आउट हो जा रहा है और हमें रिलेशन मिल रहा है अंडर रूट एम ई अपॉन एम पी। ये टाइम में रिलेशन हो गया है कि टाइम जो है प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर रूट ऑफ रिस्पेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल। देखिए एम ई ऊपर है और मास ऑफ प्रोटॉन डिनोमिनेटर में है, इसी के अकॉर्डिंग टाइम लिखे हुए हैं, है ना। ये टी पी है, टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। तो मास जिसका ज्यादा होगा, है ना, उसको ज्यादा टाइम लगेगा, और जिसका मास कम होगा उसको कम टाइम लगेगा। यानी इससे हमारा जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट क्या आया कि टी जो है प्रोपोर्शनल टू है रूट ऑफ द मास, है ना। तो सिंस एम ई लेस देन होता है एम पी के, इट इंप्लाइज दैट टी ई लेस देन होगा टी पी के। तो ये बात हमें पता लग गई कि जो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी लेस देन द टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। 10 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसा कुछ उसके मास में रेशियो होता नहीं,
भाई मास के रेशियो में आ रहा है टाइम पीरियड, तो ऐसा कुछ आता तो हम इसमें से कुछ क्लिक करते। इक्वल आ नहीं रहा है तो स्मॉलर वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़िए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि नीट 2019 का है। और देखा जाए तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि हालो मेटल स्फीयर ऑफ द रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। देखिए जब कोई स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज होता है, चाहे वो हालो हो चाहे सॉलिड हो, है ना, ऐसा हालांकि हालो दिया हुआ है तो ये हालो है, तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो चार्ज उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी रेडियस आर है ना, रेडियस कैपिटल आर है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता करना है आर डिस्टेंस पे। वो आर जो है लेस देन भी हो सकता है कैपिटल आर, इफ आर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज हालो स्फीयर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बाय द गॉस लॉ, है ना। भाई ई डॉट डी एस इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस लॉ। सिंस if we take any point inside the sphere, then that Gaussian surface, spherical Gaussian surface जो हम कंसीडर करेंगे in order to find the electric field inside the hollow charged sphere, तो वो जो Gaussian surface होगा जिसकी रेडियस हम स्मॉल आर लेंगे, वो कोई चार्ज इनक्लोज करेगा नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से जीरो आएगी। तो Q इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो इस तरह से E की वैल्यू इनसाइड द चार्ज स्फीयर जीरो हो जाती है। ये सब लोग जानते हैं मेरी समझ से, जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा। तो इस तरह से अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अच्छा, बाहर यदि पॉइंट P ले लेते हैं तो बाहर के लिए फार्मूला हमें मालूम है कि E प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r², तो मतलब डिक्रीज करती है इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी गो आउटसाइड ऑफ दिस चार्ज स्फीयर। तो हमें ऐसा ऑप्शन सर्च करना है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है, जीरो एज आर इंक्रीजेज और आर लेस देन आर, मतलब कैपिटल आर से जब हम लेस रखेंगे अपने को, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आएगी, मतलब हम अंदर होंगे, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो। जब तक अंदर है स्फीयर के तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। फिर उसके बाद बताया गया डिक्रीजेज आर एज आर इंक्रीजेज, यानी आर ग्रेटर देन आर के लिए, यानी जब बाहर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, है ना। इसका ग्राफ भी हमें मालूम होना चाहिए। ग्राफ जो है इस तरह से आता है, ये होता है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और इस तरह से ऐसे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर के लिए ये ग्राफ है। तो बाहर डिक्रीज हो रही होती है और अंदर जीरो होती है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और भी ऑप्शन पढ़ करके देख लें, कोई सुटेबल नहीं मिल रहे हैं हमें। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2019 नीट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर एंड माइनस लैम्डा coulomb per meter are placed at distance 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन ऑफ चार्ज फार्मूला मालूम होना चाहिए। और इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, ये कोई पॉजिटिवली चार्ज लाइन ऑफ चार्ज है, और इससे 2r डिस्टेंस पे एक निगेटिव चार्ज वाला लाइन ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। ये डिस्टेंस जो है वो 2r है। तो जैसा कि फार्मूला कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है या कहें लाइन ऑफ चार्ज, तो उसके लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये फार्मूला है। r डिस्टेंस होती है, हालांकि इसको हम कोई भी जनरल डिस्टेंस ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 2r ये डिस्टेंस दी गई है, ये डिस्टेंस की बात नहीं है। कोई भी, जैसे ये लाइन ऑफ चार्ज है, इस पॉइंट P पर हमें
पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए फार्मूला ये होगा और वहाँ पर आर डिस्टेंस ये होगा, है ना। तो ये फार्मूला हमें यूज करना है। अच्छा, हमें क्या करना है कि इसके फर्स्ट और सेकंड वाली जो लाइन ऑफ चार्ज है उसके ठीक मिडिल में पता करना है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, तो देखिए इस लाइन ऑफ चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें, और जो निगेटिव ये लैम्डा प्लस है, ये लैम्डा माइनस है, इस निगेटिव लाइन ऑफ चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें। फार्मूला ये यूज करें और फिर नेट पता कर लें। तो देखिए यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन पता करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस लाइन ऑफ चार्ज की वजह से रिपेल होगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी। अच्छा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस लाइन ऑफ चार्ज की तरफ, तो ये तो E1 हो गई थी, अब E2 भी इसी तरफ को होगी, तो E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट लाइन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड लाइन ऑफ चार्ज, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है तो वो ऐड हो जाएंगे। तो नेट E पता करना है, तो नेट E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। डायरेक्शन वाइज हमें देखना पड़ता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो E1 की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, R है, और उस निगेटिव वाले से भी R ही है, मिडिल में है ना, इधर भी R है और इधर भी R है, तो ये हो गया प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऐड कर देंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आ जाएगा 2 लैम्डा, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हो गई, जो कि मिडिल में रखा था इन दोनों लाइन ऑफ चार्ज के बीच में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of charge of A is transferred to B, then the force between the charge become. देखिए पहले जो चार्ज पॉइंट चार्जेज हैं A है जिस पर प्लस Q चार्ज है और दूसरा B है जिस पे माइनस Q चार्ज है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा और उसकी वैल्यू F दी गई है ना। ये तो कितना फोर्स लग रहा है पता कर सकते हैं, F इज इक्वल टू है K Q स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 करेंगे अपान जो भी डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस, इसको D मान लेते हैं, D स्क्वायर, ये वैल्यू पहले है बिफोर द ट्रांसफरिंग। फिर उसके बाद इसमें से फर्स्ट वाले में से 25% चार्ज B को ट्रांसफर कर दिया गया, 25% ऑफ Q, इसका मतलब 25% ऑफ Q का मतलब है Q/4, 25/100 मतलब Q/4, यहां से चार्ज उधर चला गया है, तो A पर कितना चार्ज रह गया, चार्ज रिमेन्ड ऑन A, इसको हम Q1 लिख ले रहे हैं, Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q पहले था और उसमें से Q/4 चला गया, 25% चला गया है, तो ये कितना बचा है 3Q/4 बच गया। चार्ज अब वो निगेटिव वाला रिसीव कर लेगा इतना ही चार्ज, चार्ज ऑन B कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q उसके पास था पहले से और Q/4 इधर से आ गया, तो ये देखिएगा -3Q/4 उस पर चार्ज होगा ट्रांसफर होने के बाद। अब ये पॉजिटिव है निगेटिव है, अट्रैक्शन अभी भी लगेगा, पहले उतना लग रहा था, चार्ज की वैल्यू हमने पता कर ली। अब देखिए फोर्स कितना हो जाएगा, अब जो है फोर्स न्यू फोर्स पता हो जाएगा क्या, K Q1 Q2 3/4Q इंटू 3/4Q अपान D स्क्वायर, तो ये देखिए 9/16 हो जाएगा इंटू K Q स्क्वायर अपान D स्क्वायर। ये क्या है, ये F के इक्वल है K Q अपान D स्क्वायर, तो F जो हो गया F न्यू इज इक्वल हो गया 9/16 F न्यू। इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है नीट 2020 का,
the electric field at a point on the equatorial plane at a distance r from the center of dipole having the dipole moment p is given by r जो है जो दिया गया है वो that is greater than very large separation of the two charges from the dipole. इन dipole के बीच में जो चार्जेस का सेपरेशन है उस सेपरेशन के कंपेरिजन में जो आर ली जा रही है दैट इज वेरी लार्ज. मतलब ये कोई डाइपोल है हमारा, ये माइनस क्यू है सपोज, ये प्लस क्यू है, और इसके बीच जो सेपरेशन है उसके कंपेरिजन में जो पॉइंट लिया जा रहा है इक्वेटोरियल लाइन पर आर डिस्टेंस पे दैट इज पॉइंट पी. पी क्या लेते हैं, ए ले लेते हैं क्योंकि पी से कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे पी भी आ रहा है ना. तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो इसका फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए डायरेक्ट. वैसे तो बहुत आसान है कि पॉजिटिव क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें, नेगेटिव क्यू की वजह से पता करें और फिर उसका रिजल्टेंट निकाल दें, है ना. तो इस तरह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जब आर की वैल्यू जो है वेरी लार्ज देन 2a, मतलब जो सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस होता है उस केस में ये वाला फार्मूला लगता है. जो एक्सियल पॉइंट पर होता है उसके लिए E इज इक्वल टू होता है 2p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. ये क्या है, एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट एक्सिस पे जो है पॉइंट P लेते हैं या कोई भी पॉइंट A लेते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जो इक्वेटोरियल पॉइंट है उससे डबल होती है. ये हमें फार्मूला डायरेक्ट मालूम ही रहता है सभी स्टूडेंट्स को, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है. इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि नीट 2020 का है. द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 1.8 एंगस्ट्रॉम अपार्ट. और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी गिवन है. और हमें फोर्स पता करना है पहले, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी पता लगेगा जब फोर्स पता लगेगा. तो इलेक्ट्रॉन और जो है एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा उससे हम एक्सेलरेशन पता कर लेंगे. तो फोर्स कितना लगेगा, या फिर इक्वल टू हो जाएगा के ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन सेपरेशन मान लिया आर स्क्वायर. इतना फोर्स लगेगा. एक्सेलरेशन पता करना है तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एम ई. इलेक्ट्रॉन का पता करना है ना. देखिएगा एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें रखना पड़ेगा. वैल्यू रख लीजिए. तो पहले तो फोर्स की बात करते हैं. तो एफ की वैल्यू आ गई ए ई इज इक्वल टू हो जाएगा के. के की वैल्यू पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये फार्मूला बन जाएगा. बस वैल्यू रख दीजिए. के की वैल्यू जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के, तो 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 ई. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम होता है जो कि दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. सेपरेशन जो दिया गया है 1.6 एंगस्ट्रॉम है तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे. 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि दिया गया है 9 इंटू 10 टू द पावर -31. बस इसको सॉल्व कर लेना है. देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 9 इंटू, देखिए 9 कैंसिल आउट हो जाएगा. 9 तो कट कर दीजिए लिखने की बजाय. ये 9 कट गया. तो अब हमारे पास बचा यहाँ पर देखिए ये होल स्क्वायर हो जाएगा. तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -38 यहाँ से आ गया -38 और प्लस का 9 इधर से आएगा. इधर देखो 31 ऊपर चला जाएगा. तो 31 जब ऊपर चला जाएगा तो ये पॉजिटिव 31 हो जाएगा, है ना. और डिनोमिनेटर में अभी यहां से भी पावर आएगी 20 पावर आएगी. तो 1.6 इंटू 1.6
और ये 10 टू द पावर -20 ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। तो ये देखिए 1.6 कट गया, पावर केवल बची हुई है। और देखिएगा यहाँ पर ये 9 प्लस 31 41 हो गया, और 40 हो गया, और 40 में इसमें 20 और ऐड कर देंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 में से 38 माइनस कर दें तो 10 की पावर कितनी हो गई, -38 प्लस 60, तो ये आ जा रहा है 10 टू द पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसेलरेशन की वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रॉन में 10 रेज टू द पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 9, ये भी नीट 2022 का ही है। ये स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज of 3.2 into 10 raised to the power -7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? यानी मतलब स्फेयर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर, मतलब उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, और ये चार्ज कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है। तो ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो वो होता है E = होता है K का मतलब 1/4πε0 Q/r²। मतलब जब हम कोई पॉइंट चार्ज स्फीयर के आउटसाइड में लेते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे बिहेव करता है कि जैसे कि एक पॉइंट चार्ज करता है, और वो पॉइंट चार्ज कहाँ होता है, उसके सेंटर पे सिचुएटेड होता है ना। तो इस फार्मूले का यूज कर लीजिए और ई की वैल्यू पता लग जाएगी। के की वैल्यू है 9 × 10 टू द पावर 9, चार्ज की वैल्यू दी गई है 3.2 × 10 टू द पावर -7, r² कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस नहीं लेना है। देखिए ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, हमें इससे बाहर पॉइंट लेना है P जो कि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो R की वैल्यू जो है हमारे यहाँ पर, R की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है ना। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में यहाँ चेंज कर देंगे और लिख देंगे 15 × 10 टू द पावर -2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा, r² करेंगे तो 15 × 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये जाएगा 225 × 10 टू द पावर -4। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 × 2 = 18 और 9 × 2 = 18 और 9 × 5 = 45। तो इस तरह से देखिए क्या आता है हमारा, E = आ गया, ये 32/25 हो गया, 30 मतलब 3.2/25 × 10 टू द पावर, देखिए ये ऊपर चला जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में से 7 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का नहीं प्लस का होगा, प्लस का 13 में से 7 6, तो एक 10 इधर से निकाल दें तो ये 32/25 हुआ × 10 टू द पावर 5 हो गया। वो भी हम ऐसा यूनिट में वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 1 पॉइंट हो जाएगा और फिर ये आ जाएगा 2 जाएगा, फिर 8 25 8 200 पूरा डिवाइड हो गया है × 10 टू द पावर 5। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई न्यूटन पर कूलम। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया हुआ है a dipole is placed in an electric field as shown, in which direction will it move? नीट 2021 का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है वो जैसा कि हमें दिख रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल यहाँ पर रखा हुआ है जिसका पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में है और निगेटिव चार्ज राइट में है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इस प्लस क्यू चार्ज पर जो है फोर्स राइट इधर की तरफ लगेगा और निगेटिव क्यू चार्ज है उस पर फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ को लगेगा या इस पर और ये F1 हो जाएगा। अच्छा अब F1 F2 को देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 उसमें डिफरेंस है क्योंकि ये देखिए एक्सपेंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई गई हैं। तो E1 जो है
ग्रेटर है E2 से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड हैं, मतलब कंसंट्रेटेड हैं, क्लोजर हैं टू ईच अदर इन कंपेरिजन टू चार्ज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, माइनस क्यू चार्ज जो रखा हुआ है। मतलब फोर्स जो लगेगा वो कौन सा ग्रेटर होगा, जो पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा होगा। इस तरह से F1 जो होगा वो ग्रेटर होगा F2 से, यानी पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो ग्रेटर होगा निगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स से। तो F नेट किधर की तरफ लगेगा ये देखना, F नेट होगा F1 माइनस F2, है ना। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट होगी, क्योंकि ये वाला फोर्स यहाँ पर जो लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे वो ग्रेटर है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स राइट, इस तरफ को नेट फोर्स लगेगा। और जैसे जैसे दूर जाएगा तो एनर्जी तो रिड्यूस होगी इस डाइपोल की। टुवर्ड्स राइट, देखिए यहाँ पर टुवर्ड्स राइट है, यहाँ पर लिखा है टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ भी टुवर्ड्स राइट लिखा हुआ है। तो इस राइट वाले में और इस राइट में ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा। तो कौन सा सही होगा इसको आगे पढ़ करके हमें पता लगेगा। टुवर्ड्स राइट तो दोनों हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ये बता रहे हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिक्रीज होती चली जाएगी, जैसे जैसे ये राइट साइड में बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल किसी भी चार्ज, किसी भी उसकी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है PE cos थीटा निगेटिव साइन के साथ। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है इन जनरल। तो E की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होने की वजह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ना। और कोई भी सिस्टम क्या करता है, अपनी एनर्जी को मतलब उस सिचुएशन में लाने की कोशिश करेगा। कोई भी सिस्टम उसको उस सिचुएशन में जाने की कोशिश करेगा जहां उसकी एनर्जी कम हो रही हो, है ना। तो इसलिए ये जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये भी देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नीट 2022 का है। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। हमें मालूम होना चाहिए वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल इज इक्वल टू 0 होता है। तो वर्क डन 0 तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। तो जब किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराते हैं तो जो है डिस्प्लेसमेंट और लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जो होती है परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होता है कि वर्क डन 0 हो जाता है। और फोर्स किधर को लगता है, जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। भाई चार्ज कोई सरफेस है और सरफेस पर बताया गया है ये वाली पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, तो ये होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा। जब किसी चार्ज को इस सरफेस में मूव करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ और फोर्स किधर लगेगा इस चार्ज पे, इस अपवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वर्क डन 0 हो जाता है ना। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पर हम समझ सकते हैं कि जो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस में 90 डिग्री का एंगल होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये नीट 2022 का है। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द 2 पॉइंट चार्जेज -q + q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L इन डाइपोल है एज शोन इन द फिगर। The magnitude of electric field intensity at a distance r is very large than L. तो magnitude of electric field intensity at a distance r, तो हमें यहाँ पर मान लिया इसके एक्सियल पॉइंट पर कोई पॉइंट है कहीं भी इधर, और वो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे लिया जाता है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है ड्यू टू डाइपोल, है ना। तो उसका जो फार्मूला आता है अप्रोक्सीमेशन के साथ, है ना, एक्सियल पॉइंट पे लेते हैं तो फार्मूला आता है E = होता है 2p/4πε0, और जो डिस्टेंस ली जाती है r3 ये आता है। और जो ये एक्सियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल पॉइंट लेते हैं तो p/4πε0r3 हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस में प्रोपोर्शनल टू हो जाती है
1/r³ के। तो चाहे वो एक्सियल पॉइंट लें, चाहे हम इक्वेटोरियल पॉइंट लें, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ यानी जो डिस्टेंस ली जाएगी उसकी क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यहां दिया गया है E.ds = 0। ये गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन है। देखा जाए E.ds सरफेस इंटीग्रल है क्लोज सरफेस के लिए, वो 0 दिखाया गया है ओवर ए सरफेस। और ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन गिवन है कि ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस। कोई क्लोज सरफेस के अंदर जब सारे चार्ज प्रेजेंट होंगे तो E.ds की वैल्यू 0 क्यों आएगी? वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। यहां से पता लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.ds की वैल्यू 0 है, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग E.ds = क्या होता है? Q/ε0 होता है। इसकी वैल्यू 0 आ रही है, =0 गिवन है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? किसी सरफेस पे, जैसे मान लिया ये सरफेस, कोई भी हम सरफेस लें, मान लिया क्यूब रखा हुआ है यहां पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यूनिफॉर्म मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है ना, उतनी ही निकल रही है। तभी तो ये सिचुएशन आएगी। E.ds एंटरिंग फ्लक्स जो लिया जाता है, एंटरिंग फ्लक्स है ना, वो निगेटिव होता है, और जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव होता है। एंटरिंग फ्लक्स में थीटा की वैल्यू, भाई इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा E.ds cos थीटा, और यहाँ पर जो फ्लक्स एंटर करेगा तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो बाहर की तरफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट ले रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो आउटवर्ड नॉर्मल टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट हो गई, तो ये एंगल हो गया 180 डिग्री का। तो ये एंटरिंग फ्लक्स निकालने के लिए हमें E.ds cos 180 डिग्री लिया, यानी निगेटिव हो जाता है एंटरिंग फ्लक्स माइनस E.ds, ये आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म यहां पर हम ले रहे हैं, तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स से निकलेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है, एरिया इक्वल है इस सरफेस का, इस सरफेस का। तो यहां पर जो एंगल बनेगा E और ds में वो 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स राइट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट है तो 0। तो जो आउटगोइंग फ्लक्स होगा ये एंटरिंग फ्लक्स हो गया, और ये फाई आउटगोइंग होगा वो E.ds पॉजिटिव आएगा। तो नेट फ्लक्स जो है निकालेंगे दिस प्लस दिस, वो 0 हो जाएगा। तो सिचुएशन तभी ये फुलफिल होगी जो कि गिवन है, जब नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग द सरफेस। इस सिचुएशन में ही ये कंडीशन आ सकती है। बाकी जो है जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो फुलफिल कंडीशन को नहीं कर रहे हैं, है ना। तो दूसरे ऑप्शन में दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस यूनिफॉर्म दी गई है, लेकिन ये कंडीशन इससे थोड़े निकल पाएगी कि फ्लक्स जो है E.ds = 0 तो तभी होगा जब एंटरिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स जो होगा वो इक्वल होगा, है ना। तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग द सरफेस। ये सबसे सुटेबल ऑप्शन हमारा मिल जाता है। फोर्थ वाला भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि नीट 2023 का ही है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल, यहाँ पर थीटा दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 30 डिग्री का एंगल, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंसेज टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू दी गई है, टॉ दिया हुआ है 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू पता करनी है। डाइपोल की लेंथ 2 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब 2a की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर = 2 × 10⁻² मीटर। अच्छा, टॉर्क का फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, 30 डिग्री के केस में। तो टॉर्क टॉ = होता है PE
साइन थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू रख दें, है ना, जो कि 4 दिया हुआ है। P क्या होता है? P जो होता है वो यहाँ पर जो दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी गिवन है और टॉर्क दिया हुआ है। हमें तो Q पता करना है, तो P की वैल्यू मालूम होना चाहिए। P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। 2A क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस को 2A लिखा गया है। इसको हमने ऐसे लिख दिया, E को भी लिख दिया, और ये हमारा साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री, जो कि 1/2 हो जाएगा आगे चल के। तो 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? Q तो हमें निकालना ही है, 2A की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये 2 कट गया, है ना। तो इस तरह से ये हमारा हो गया कितना? Q इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा 3 प्लस का, है ना। अब Q की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2 इंटू 10 टू द पावर 3, ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3 आ गया कूलम। तो इसका मतलब ये 2 मिली कूलम हो गया, 2 मिली कूलम, ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए 2024 में इस पार्ट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फर्स्ट पार्ट है उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सेकेंड पार्ट से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2004 में कोई क्वेश्चन नहीं आया इस पार्ट से। अब हम जो हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन है वो ये है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम मीटर is allied with direction of uniform electric field on magnitude 4 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. The dipole is then rotated through an angle 60 degree with respect to electric field. The change in the potential energy of the dipole हमें पता करनी है। देखिएगा, देखिए डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर P गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर -6, P इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम मीटर। और ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी गई है, जो कि 4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम है। इनिशियली क्या है? अलाइंड है विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी θ1 जो है वो 0 डिग्री है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और E के बीच में। बाद में उसको एंगल जो रोटेट किया गया सेकेंड सिचुएशन में, θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है। तो U1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE साइन कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैल्यू रख दीजिए। P की वैल्यू हमें मालूम है 5 इंटू 10 टू द पावर -6, E की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर 5, थीटा की वैल्यू 0 है, तो cos 0 इज इक्वल टू हमारा 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी 2 जूल आ गई है, 2 जूल, और वो भी माइनस साइन के साथ, ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो -2 जूल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। अब फाइनल इसको इनिशियल कर देते हैं या UF कर देते हैं, फिर से फार्मूला तो वही रहेगा, -5 इंटू 10 टू द पावर -6, E की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर 5, cos 60 डिग्री है ना, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 है ना। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 1/2, 2 से कट गया, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -1, यानी ये हो गया हमारा माइनस का, ये माइनस सब जगह लगाना है, -1 जूल हो गया। जब उसको रोटेट कर दिया गया 60 डिग्री, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी -1 जूल है, और हमें क्या करना, पता करना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, है ना। तो UF माइनस UI इज इक्वल टू -1 -2, तो इस तरह से -1 + 2, 1 जूल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
आ जाता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से हमने आज 2017 से लगा करके 2025 लास्ट ईयर तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां भी आते हैं। तो आपको सीरियसली पूरा वीडियो देखना है, और इसी टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल नीट के लिए ही, नीट की प्रिपरेशन के लिए ही जरूरी है। आपको सीबीएसई यदि एग्जाम देना है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।